नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए रोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों जब अपन इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, हल करेंगे तो साथ में इनसे संबंधित कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने से अपने को ये प्रश्न हाथों हाथ याद हो जाएंगे। चलो बिना टाइम खराब करे फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अपने को सूची दी गई, इसको सुमेलित करना है, मैच करना है। देखो सूची 1 में आपको रोगों के नाम दिए गए, जबकि सूची 2 में आपके सामने जीवाणुओं के नाम लिखे गए हैं। अपने को रोग और जीवाणु के नाम मैच करने। देखो दोस्तों, जब जीवाणु से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है ना, तो रोग और जीवाणु का नाम मिलाने की कोशिश करना, मैच करने की कोशिश करना। जैसे 1 नंबर रोग दिया गया निमोनिया। अब जीवाणु के नाम में आप देखो निमोनिया से मिलता जुलता शब्द दिख गया न्यूमोनी। ये जो निमोनी है यही इसका रोगाणु है, तो निमोनिया का रोगाणु हो गया डिप्लोकोकस निमोनी। अब दूसरा देखो अपने सामने दिया गया क्षय रोग। अब क्षय रोग है ना, क्षय रोग का अपने सामने यहाँ अगर अपन मैच करने की कोशिश करते हैं तो कोई मैच हो नहीं रहा। मैच नहीं हो रहा, उसके पीछे कारण ये है कि देखो दोस्तों, जो निमोनिया मैच हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि निमोनिया है ना इंग्लिश का नाम है। अगर अपने को जीवाणु जनित रोगों के नाम इंग्लिश में याद है तो अपन आसानी से मैच कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझो, क्षय रोग ये हिंदी का नाम है, इसको इंग्लिश में आप टीबी कहते हो शॉर्ट में, और इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। अब अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस नाम याद है ना कि क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो आप आसानी से मैच कर दोगे, ये रहा ट्यूबरकुलोसिस। तो देखो दोस्तों, क्षय रोग का जीवाणु हो गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे में आपको 3-4 रोगों के नाम बता रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो एक नाम है हैजा। हैजा को इंग्लिश में कहते हैं कोलेरा। अब अगर कोलेरा नाम याद है ना तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा जीवाणु का। हैजा को रट लो कोलेरा। ऐसे देखो एक नाम है कुष्ठ रोग। इसको आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कोड भी कहते हो, संस्कृत में भी कोड शब्द का प्रयोग होता है। ये कुष्ठ या कोड है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। अब अगर लेप्रोसी नाम आपको याद है तो इसका प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। जैसे कुष्ठ का जीवाणु पूछेगा आप आसानी से मैच कर लोगे। ऐसे एक बीमारी है दोस्तों काली खांसी, रात को आती है इसलिए इसका नाम काली खांसी है। सूखी खांसी चलती है, 3-4 महीने से ठीक होती। इसको इंग्लिश में कहा जाता है परटूसिस। अब अगर ये इंग्लिश वाले नाम आपको याद है ना, आप आसानी से मैच कर लोगे। देखो अगला रोग है टिटनस। टिटनस इंग्लिश का नाम है, हिंदी में धनुष्टंकार कहते हैं, तो टिटनस से मैच हो गया टिटेनी, तो 3 नंबर में हो जाएगा चौथा। और गोनेरिया, गोनेरिया का नाइसेरिया गोनेरी, तो यहाँ आसानी से अपने मैच हो गया 2, 1, 4, 3, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फंडा क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, अपने को रोग के नाम इंग्लिश में याद होना जरूरी है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी वही सेम प्रश्न है, 1 नंबर जैसा ही। अब ये आप आसानी से कर सकते हो। देखो हैजा दिया हुआ है। अब आपको पता है हैजा को आप इंग्लिश में बोलते हो कोलेरा। अब कोलेरा से आप मैच करोगे तो आपको देखो मैच हो जाएगा कोलेरी, तो विब्रियो कोलेरी हैजा का हो गया। काली खांसी को परटूसिस कहते हैं, तो इसका मैच कर दो बोर्डिटेला परटूसिस। डिप्थीरिया इंग्लिश का नाम है, मैच करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। चौथा कोड या कुष्ठ है, इसको आपको पता है लेप्रोसी कहते हैं, मैच करोगे तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, या फिर कई बार माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। तो मैच किया तो 1 के अंदर 3, 2 के अंदर 1, 4 के अंदर 2 और 3 के अंदर 4। ये पहला ही प्रश्न हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। किस रोग में जीवाणु बच्चों की श्वास नली में एक झिल्ली बनाकर अवरोध उत्पन्न करते हैं? अब देखो सीधी सी बात है, श्वास नली में झिल्ली बनेगी तो अगले का सांस नहीं आएगा, दम घुटेगा। इस कारण इस बीमारी को अपन गलघोटू, गले में होती है श्वास नली, इस बीमारी को अपन गलघोटू भी कहते हैं। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपकी श्वास नली है। इस श्वास नली में जब बैक्टीरियन इन्फेक्शन होगा, जीवाणु का संक्रमण होगा, तो ये जीवाणु क्या करेंगे, इस श्वास नली में बहुत ज़्यादा बलगम उत्पन्न करेंगे। बलगम उत्पन्न करेंगे तो ये क्या होगा कि बलगम उत्पन्न होगी तो वायु के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया। अंदर की वायु अंदर रहेगी, बाहर की वायु बाहर रहेगी, तो व्यक्ति का दम घुटेगा। उसको ऐसे लगेगा कि गले के अंदर कुछ गड़बड़ होगी। तो गले में दम घुटने के कारण इस बीमारी को अपन गलघोटू कहते हैं, और इसका हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया बोल दो चाहे गलघोटू बोल दो, इसके अंदर व्यक्ति को या रोगी को सांस लेने में दिक्कत आती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो
टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? यहाँ दो वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है हुक और दूसरे का नाम है कोच। ये दोनों ही परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो हुक कौन है? हुक वो है जिसने कोशिका की खोज की। हुक वो है जिसने लकड़ी के ढक्कन में सबसे पहले कोशिका को देखा था। इसी कारण हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक हुक को माना जाता है। कोच क्या है? कोच ने बहुत सारे जीवाणुओं की खोज की। इसने टीबी के जीवाणु की खोज की, इन्होंने एंथ्रेक्स के जीवाणु की खोज की। ये नए ज़माने में इन्होंने बहुत सारे रोगों या रोगाणुओं की खोज की थी। इस कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। और इन्होंने ही टीबी के जीवाणु की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि जीवाणु की खोज किसने की, तो ध्यान रखना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज करता ल्यूवेनहॉक है। एरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया था। ठीक है, चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं। देखो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल इस कंसेप्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो एक तो दोस्तों होता है प्रतिजन और दूसरा होता है प्रतिरक्षी। जो प्रतिजन है ना दोस्तों, ये जो प्रतिजन है इसको आप इंग्लिश में बोलते हो एंटीजन, जबकि प्रतिरक्षी को आप इंग्लिश में बोलते हो एंटीबॉडी। ये जो प्रतिजन है ना, ये आपके शरीर के बाहर से प्रवेश करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी हानिकारक पदार्थ हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जैसे रोगाणु। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी में बनती है वो है प्रतिरक्षी। अब बॉडी में कौन बनाता है? बॉडी में बनाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है 5 प्रकार की। तो आपसे पूछ ले कौन सी डब्ल्यूबीसी बनाता है, तो ध्यान रखना बनाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है और ये एंटीबॉडी बनाती है। होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही कोई प्रतिजन आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, जैसे ही कोई रोगाणु बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट होती है। ये लिम्फोसाइट क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। रोगाणु किसका काम करेगा? एंटीजन का काम करेगा। अब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को नष्ट करने की कोशिश करेगी। अगर ये एंटीजन नष्ट हो जाता है तब तो अपन स्वस्थ रहते हैं, और अगर बाई चांस ये नष्ट नहीं होता है एंटीजन और इस एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचता है, उस कंडीशन में अपन बीमार पड़ जाते हैं। तो देखो प्रतिरक्षी होते क्या हैं? प्रतिरक्षी अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए शरीर में बनने वाले प्रोटीन होते हैं। तो देखो, और ये क्या करते हैं? इस प्रतिजन को नष्ट करते हैं या निष्क्रिय करते हैं। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ एक फंडा और बताता हूँ मैं आपको, याद रखना कि ट्रिपल-ए सदैव प्रोटीन होते हैं। ट्रिपल-ए सदैव प्रोटीन होते हैं। अब देखो ट्रिपल-ए का कंसेप्ट क्या है? एक ए का मतलब होता है एंटीजन यानी प्रतिजन, दूसरे ए का मतलब होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, और तीसरे ए का मतलब होता है एंजाइम। ये रासायनिक रूप से सदैव प्रोटीन ही होंगे। आपसे पूछ ले एंटीबॉडी किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। एंटीजन किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। एक आता है हार्मोन का। अब हार्मोन मैंने यहाँ बताया नहीं, इसका मतलब हार्मोन प्रोटीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चलें अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बीसीजी का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि बीसीजी की वैक्सीन आती है, बीसीजी का टीका आता है। देखो बीसीजी के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ तक प्रश्न आया हुआ है कि बीसीजी में सी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, देखो बीसीजी, देखो बी का मतलब होता है बीसीजी में बेसिलस, सी का मतलब होता है कालमाटे, और जी का मतलब होता है गुएरिन। ये बीसीजी की फुल फॉर्म है। अब बेसिलस शब्द यहाँ अर्थ देता है जीवाणु,
स्टैंड करता है जीवाणु के लिए बेसिलस शब्द, जबकि कालमाटे और गोएरीन दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। इनको सम्मान देने के लिए हमने बीसीजी के टीके में सी और जी अक्षर जोड़ रखा है। तो ये गोएरीन और कालमाटे अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इन दोनों ने मिलकर बीसीजी का टीका बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, हेपेटाइटिस के विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? हेपेटाइटिस के विषाणु होते हैं दोस्तों 6 प्रकार के। आपने नॉर्मली ये सुन रखा होगा कि हिपेडिना वायरस होता है जो हेपेटाइटिस उत्पन्न करता है। ये होता है दोस्तों 6 प्रकार का। 6 प्रकार की गिनती होती है ए से लेकर जी तक, ए से लेकर जी तक। इनको इस प्रकार से लिखा जाता है पूरा नाम HAV हेपेटाइटिस ए वायरस, दूसरा नाम HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, HDV HEV और HGV। ये 6 हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं। देखो दोस्तों, कई बार HE वायरस अपन पढ़ते हैं ना, HEV वायरस, ये HIV से मिलता जुलता होता है, तो अपन सोचते हैं कि यार ये मिस प्रिंटिंग हो गया। नहीं, ये एड्स का विषाणु है, ये हेपेटाइटिस का विषाणु है। दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस 6 प्रकार का होता है, परंतु अपने को ज़्यादातर देखने को मिलता है हेपेटाइटिस बी, यानी सबसे कॉमन हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। जो सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है। जबकि ध्यान रखना है दोस्तों, हेपेटाइटिस सी है ना, वो सबसे ज़्यादा घातक है, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर हेपेटाइटिस सी की है। पर हेपेटाइटिस सी की खास बात क्या है कि पहले हेपेटाइटिस बी होगा किसी के, उसके बाद ही सी होगा। अगर किसी व्यक्ति के हेपेटाइटिस सी हो रखा है, इसका मतलब फिक्स है कि उसके हेपेटाइटिस बी पहले से है। हेपेटाइटिस सी होने से पहले बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस जरूर मौजूद होता है। अब देखो, अगर किसी के हेपेटाइटिस बी हो ही नहीं रखा है तो उसके सी होगा ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सबसे ज़्यादा होता भी हेपेटाइटिस बी है, और अगर किसी के हेपेटाइटिस बी हो रखा है तो ही सी होगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस हेपेटाइटिस बी पर लगाम लगाने की कोशिश करी। इसीलिए एक टीका बनाया गया है जिसका नाम है सेनबेक बी का टीका। ये जो सेनबेक बी का टीका है, ये हेपेटाइटिस बी का टीका है, ध्यान रखना। तो हेपेटाइटिस विषाणु 6 प्रकार का हो गया, ध्यान रखना। इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप पीलिया भी कहते हो। अगले प्रश्न की तरफ। हेपेटाइटिस के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? यहाँ इंजेक्शन का मतलब है वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, कौन सा टीका लगाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस बी के लिए जो टीका लगाया जाता है वो सेनबेक बी का टीका है। हेपेटाइटिस बी के लिए जो टीका लगाया जाता है वो सेनबेक बी का टीका है। अब ये सेनबेक बी है ना, ये बी स्टैंड करता है बीटा ग्लोब्यूलिन के लिए। तो बीटा ग्लोब्यूलिन इस सेनबेक बी के टीके में होता है। तो प्रश्न आया हुआ, हेपेटाइटिस के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ध्यान रखना है, बीटा ग्लोब्यूलिन का टीका लगाया जाता है। चले अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? देखो दोस्तों, गठिया शब्द आपको गांठ से दिख रहा है, गांठ से मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जोड़ों के अंदर आपको ऐसा लगेगा जगह जगह मांस टाइट हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, गांठ सी बनी हुई है। इसी रोग को अपन नाम दे देते हैं गठिया। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, सबसे खास बात क्या है कि इस रोग के अंदर रोगी के जोड़ों में दर्द होता है, तीव्र दर्द होता है, उसका उठना बैठना चलना फिरना दुखदायी हो जाता है। जोड़ों में दर्द होता है, केवल जॉइंट पेन होता है। ये किस कारण से होता है? देखो, आपको पता है अपनी बॉडी के अंदर मुख्य तौर पर उत्सर्जी पदार्थ बनता है यूरिया। अपनी बॉडी का सबसे मुख्य या सबसे मेन अपशिष्ट पदार्थ की बात करें तो यूरिया। इसके अलावा आपको पता है अपनी बॉडी में एक अमोनिया भी बनती है और एक यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिक एसिड भी बनता है। ये जो अमोनिया बनती है ना बॉडी, ये तो लीवर क्या करता है, इसको वापस यूरिया में चेंज कर देता है।
तो अमोनिया का तो बॉडी से सफाया हो चुका, परंतु ये यूरिक एसिड बनता है ना, ये यूरिक एसिड कई बार क्या होता है दोस्तों, जॉइंटों में जाकर जमा हो जाता है, जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, जॉइंट में जाकर जमा हो जाता है। अब जब ये जॉइंट में डिपॉजिट हो गया तो जॉइंट में पेन उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? देखो दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ दो शब्द हैं, इन दो शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना, एक रक्त, दूसरा कैंसर। कैंसर के लिए अपन दो शब्द काम में लेते हैं, एक कार्सी और दूसरा ओंको। ये शब्द आपको कहीं दिख जाएंगे, इसका मतलब कैंसर से संबंधित कोई बात होगी। रक्त के लिए अपन बात करें, अगर अपन किसी रक्त से संबंधित डिजीज की बात करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें आपको शब्द देखने को मिलेगा मिया। अगर मिया शब्द आपको किसी बीमारी में दिख रहा है, इसका मतलब ये बीमारी ब्लड से रिलेटेड। अब यहाँ अपन देखते हैं रक्त कैंसर में होता क्या है दोस्तों। कैंसर का मतलब ही होता है कि अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित कोशिका के आकार और संख्या में वृद्धि अगर हो रही है तो उसको आप क्या कहते हो, कैंसर। कुल मिलाकर कैंसर में कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी और आकार भी बढ़ेगा। अब रक्त की बात करें, रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब रक्त से संबंधित कैंसर हो रहा है तो निश्चित है कि इन्हीं कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। ध्यान रखना है, रक्त कैंसर में न तो आरबीसी की संख्या बढ़ती है न प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। रक्त कैंसर में जिसकी संख्या बढ़ती है वो है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिका या श्वेताणु। श्वेताणु की कोशिका संख्या बढ़ती है, यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है। डब्ल्यूबीसी को श्वेत के लिए अपन शब्द काम में लेते हैं ल्यूक, तो डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट। रक्त कैंसर होगा तो सीधी सी बात है प्रभावित होगी ल्यूकोसाइट। चूँकि ये ब्लड से संबंधित है तो इसके नाम में अपने को मिया शब्द जोड़ना पड़ेगा और नाम बन जाएगा दोस्तों ल्यूकीमिया, नाम बन जाएगा ल्यूकीमिया। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया, ल्यूकीमिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ वही रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट हुक नाम बार बार दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ये फादर ऑफ साइटोलॉजी है, ये फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार 2 जनों ने किया था, एक का नाम था बेटिंग और दूसरे का नाम था बेस्ट। इन्होंने कृत्रिम इंसुलिन बनाया था, इन वैज्ञानिकों ने कृत्रिम इंसुलिन बनाया था जो आज बहुत सारे लोगों की जान बचा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, शरीर में एलर्जी के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए कोशिकाएं किस पदार्थ को उत्पन्न करती है? देखो दोस्तों समझना, यहाँ राइट आंसर होगा हिस्टामीन। पर इस प्रश्न को थोड़ा सा अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो, जब भी बॉडी में एलर्जी होगी ना, एलर्जी का मतलब होता है कि बॉडी की जो होम्योस्टेटिस अवस्था है, बॉडी का आंतरिक वातावरण सदैव एक समान बना हुआ रहता है। जब उस वातावरण को कोई चैलेंज करता है तो उसको आप एलर्जी कह सकते हो। अब एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होना जरूरी है, क्योंकि एलर्जी का लक्षण उत्पन्न होगा तभी आप उस एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारणों से दूर होगे। तो आपकी बॉडी के अंदर एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका को कहते हैं अपन बेसोफिल। ये बेसोफिल एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, उनमें से एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है ये बेसोफिल। ये बेसोफिल नाम तो अपन इसको तब देते हैं जब ये ब्लड में मौजूद होती है। अगर ये बेसोफिल ब्लड से निकलकर ऊतकों में चली जाती है ना, तो ऊतकों में इनको कहा जाता है मास्ट कोशिकाएं। क्या कहते हैं? मास्ट कोशिकाएं। ये मास्ट कोशिकाएं एलर्जी के समय 2 प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है,
एक का नाम है हिस्टामीन, और हिस्टामीन आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टामीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो ध्यान रखना, हिस्टामीन एलर्जी के समय स्रावित होता है, और किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? बेसोफिल के द्वारा। बेसोफिल को ऊतकों के अंदर क्या कहेंगे अपन? मास्ट कोशिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, इटाई इटाई रोग किससे होता है? कुछ खनिज तत्वों से होने वाले रोग हैं। देखो, इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम से, जबकि पारे से जो रोग होता है उसका नाम है मिनीमाटा रोग। एल्यूमिनियम से ऐसा कोई ज्ञात रोग है नहीं। हाँ, लोहे की कमी से रोग होता है, कैडमियम, पारे, इनकी अधिकता से ये रोग होते हैं, मिनीमाटा और इटाई इटाई। जबकि लोहे की कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया। ध्यान रखना अपने को, जिसे आप नॉर्मल बोलचाल की कमी में, भाषा में खून की कमी कहते हो। अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट रोग होता है। देखो दोस्तों, ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक के कारण। नाइट्रेट के कारण जो रोग होता है उसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये नाइट्रेट्स के कारण होने वाला रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारे से मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग पारे के कारण होता है। कैडमियम के कारण आपको पता ही इटाई इटाई रोग होता है। तो यहाँ ब्लैक फुट रोग हो गया आर्सेनिक के कारण। बढ़ते हैं आगे। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निरूपित किया जाता है, यानी एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किस नाम से जाना जाता है? देखो दोस्तों, यहाँ दो शब्द आपको पकड़ने, एक तो एवियन। एवियन शब्द एवीज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पक्षी, यानी ये एवियन शब्द आते कुल मिलाकर बात है पक्षी की बात कर रहा है। दूसरा शब्द आपको पकड़ना है फ्लू। फ्लू शब्द आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये बीमारी वायरस के द्वारा हो रही है और ये प्रभावित करेगी श्वसन तंत्र को, यानी रोगी के समस्या होगी सांस से संबंधित। तो अब दो बात इस लाइन को पढ़ते ही अपने दिमाग में आ गई। एवियन मतलब पक्षी से होने वाली सांस से संबंधित बीमारी की बात कर रहा है, वो कौन सी है? देखो, अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अगर सबसे ज़्यादा कोई पक्षी संपर्क में है तो वो है मुर्गियाँ। मुर्गियों के द्वारा जो रोग फैलता है या पक्षियों के कारण जो रोग फैलता है उसको आप कहते हो बर्ड फ्लू, और इसके वायरस का नाम होता है H5N1। H5N1 इसको याद रखने का फंडा है कि 51 नंबर की मुर्गी खाई थी किसी ने, इस कारण उसके क्या हो गया? बर्ड फ्लू हो गया। देखो दोस्तों, दूसरा एक रोग है स्वाइन फ्लू, ये भी इससे मिलता जुलता ही है। स्वाइन का मतलब है सुअर। सुअर के कारण होने वाली बीमारी जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है उसका नाम है स्वाइन फ्लू। देखो, मुर्गी तो आप 51 नंबर की खाओगे ना, तब जाके आपके बर्ड फ्लू होगा, परंतु सुअर तो पहला सुअर खाते ही आपके स्वाइन फ्लू हो जाएगा। तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1, 1 नंबर दोनों में, जबकि मुर्गी 51 नंबर की है, इसलिए H5N1। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निरूपित किया जाता है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निरूपित किया जाता है H5N1 के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बढ़िया, सुमेलित करना है दोस्तों। देखो, विडाल टेस्ट टेस्टों से संबंधित है, एक कॉमन टेस्ट है, लगभग आजकल सभी इसके बारे में जानते हैं, ये टाइफाइड का टेस्ट, ठीक है। दूसरा जो आप मिला सकते हो, एलिसा टेस्ट, एड्स का। अब इस प्रकार के प्रश्न देखो दोस्तों, जब आपके सामने आते हैं, एक मिनट, इस प्रकार के प्रश्न जब आपके सामने आते हैं दोस्तों, तो अब इसमें क्या है कि 5 को मिलाना है। 5 को मिलाना, अगर आप 1-2 मिला सकते हो तो आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे 5 में 4 होना कन्फर्म है, 1 में 3 होना कन्फर्म है, 1 में 3 पहले में दे रखा है, तो ऐसे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से पकड़ लोगे इसको। परंतु इसको आप आगे हल करना चाहो तो देखो, डिक टेस्ट है। डिक टेस्ट होता है स्कारलेट फीवर के लिए। डिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? स्कारलेट फीवर के लिए। जबकि जो टॉर्निकेट है, टॉर्निकेट टेस्ट डेंगू का किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टेस्ट, ध्यान रखना है। क्यों?
क्योंकि पिछले 2 सालों से डेंगू का ज़बरदस्त कहर मचा हुआ है, इसलिए डेंगू के टेस्ट का नाम ध्यान रखना है। टोर्निकेट टेस्ट डेंगू बुखार के लिए किया जाता है। फिर अगला है RA फैक्टर। RA फैक्टर गठिया रोग के अंदर किया जाता है। बच गया फिर कौन सा? एलिसा एड्स में किया जाता है। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, फिनाइल किस वर्ग की औषधि है? दोस्तों, आजकल एग्जाम में औषधियों से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और खासकर औषधि से संबंधित प्रश्न, औषधि का नाम नहीं पूछा जाता है, उसकी कैटेगरी की बात होती है। यहाँ औषधि की 4 कैटेगरी दी हुई। देखो, सबसे पहले एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाइयों को कहा जाता है। आप कोई दर्द की गोली लेते हो तो दर्द निवारक दवाई या टेबलेट को आप क्या कहोगे? एनाल्जेसिक। दूसरा है एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक वो है जो घाव बढ़ती है, घाव बढ़ने वाली दवाइयों को आप क्या कहोगे? एंटीसेप्टिक। एंटी डिप्रेसेंटस या एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट या डिप्रेशन एक शब्द होता है। डिप्रेशन में जाना मतलब आदमी अवसाद में चला जाता है। कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कि वो टेंशन में चला गया। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। इनकी बीमारियों, इस प्रकार की बीमारियों की जो दवाइयाँ होती है उनको आप कहते हो एंटी डिप्रेसेंट्स। चौथा डिसइंफेक्टेड। इन्फेक्टेड मतलब संक्रमण। संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमण को रोकने के लिए अगर अपन किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसे आप कह सकते हो डिसइंफेक्टेड। जैसे उदाहरण के लिए सैनिटाइज़र, इसका आप इस्तेमाल करते हो। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में पोछा लगाया जाता है, वो एक स्पेशल उसमें एक केमिकल डालते हैं जिसको आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हो फिनाइल। तो फिनाइल किस वर्ग की औषधि है? फिनाइल डिसइंफेक्टेड। देखो, एनाल्जेसिक दवाइयों के नाम बताता हूँ मैं आपको। आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में डाइक्लोफिनेक काम में लेते हो। डाइक्लोफिनेक हो गया, निमोसुलाइड हो गया, ये एक प्रकार के डिसइंफेक्टेड। एंटीसेप्टिक घाव बढ़ने के लिए आप पोविडीन, आयोडीन काम में लेते हो। कई एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, तो ये एक प्रकार की घाव बढ़ने वाली दवाइयाँ हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, जवर्नासी, जवारनासी नहीं है, ये जवर्नासी है। ठीक है, जवर्नासी, बिल्कुल जवर्नासी पैरासीटामोल है। बुखार उतारने के लिए अपन पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रतिरोधी, प्रतिरोधी में एस्प्रिन दे रखा है, बिल्कुल ये गलत है। एस्प्रिन ये दर्द निवारक दवाई है। प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड्स है। अस्थि सही रोगी, अस्थि हड्डी है, सही मतलब नुकसान है, रोगी उनके दिक्कत होती है कैल्सीफेरॉल के कारण। कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को। तो ये भी सही है, ये भी सही है, गलत हो गया प्रतिरोधी। तो ध्यान रखना, एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवाई है, प्रतिरोधी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से रोग जल संक्रामक है, यानी जल के द्वारा फैलने वाली बीमारियां कौन सी है? देखो, हैजा, उल्टी और दस्त होते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ दस्त शब्द आ गया ना, इसका मतलब वो बीमारी जल या भोजन के द्वारा फैली है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखो, सबसे पहले में हैजे में लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त आ गया, मतलब जल या भोजन के द्वारा फैली। दूसरी टाइफाइड, टाइफाइड के अंदर भी दस्तें लगती है, इसका मतलब ये भी जल और भोजन के द्वारा फैली। तीसरा देखो, हेपेटाइटिस ए, बिल्कुल ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी सबसे कॉमन है और सी, ये इनका संक्रमण ब्लड के द्वारा होता है। ए, डी, ई इनका संक्रमण जल के द्वारा होता है। तो देखो, जल के द्वारा हैजा का होगा, टाइफाइड का होगा, हेपेटाइटिस का हो। ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण वायु के द्वारा होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस यहाँ नहीं होगा, तो पहला ही अपना सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BMD परीक्षण किया जाता है,
किसकी पहचान के लिए बीएमडी किया जाता है? बीएमडी जांच किसकी जांच? एड्स के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए? देखो, एड्स की बात कर चुके हैं अपन, एड्स में एलिसा टेस्ट होता है। डेंगू की बात कर चुके हैं, मलेरिया की बात नहीं की थी, मलेरिया में मलेरिया पैरासाइट यानी एमपी टेस्ट होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, इसको समझो। देखो, ऑस्टियो का मतलब होता है अस्थि, बोन, जबकि पोर का मतलब होता है छिद्र, सिस का मतलब होता है निर्माण। अगर हड्डियों में छिद्र का निर्माण हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, तो उस कंडीशन को आप कहते हो ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखो बीएमडी क्या है, पूरा नाम पढ़ने की कोशिश करो। इसका फुल फॉर्म बोन, एम का मतलब मेरो, डी का मतलब डेंसिटी, हिंदी में नाम अस्थि मज्जा, बोन मेरो को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा का डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व जांचने की, घनत्व जांचा जाता है, उसी टेस्ट को अपन कहते हैं बीएमडी टेस्ट। और हड्डियों की जांच हो रही, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों, ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें मैंने औषधियों से संबंधित प्रश्न भी कवर करने की कोशिश की है, जो आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाल ही में सीईटी के एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं औषधियों से संबंधित। तो यहाँ 2 प्रश्न औषधियों से संबंधित है, जो लगभग मैंने 8 प्रकार की औषधियाँ उसमें कवर करने की कोशिश की। इस प्रकार के वीडियो अगर आप और चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।